चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं और जितने भी विद्वान साथी पहली बार जुड़े हैं वो लोग जय हिंद भी लिखें और साथ में यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए, आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। चलिए, आवाज़ आ रही है, आवाज़ें आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए, आ रही है, सभी के पास आ रही है। चलिए, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट में दिए गए विरसों का मिलान कीजिए, है ना। सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड आपको दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से यहाँ पर मिलान करना है। देखो यहाँ पर दिया है 1564। 1564 में क्या किया था अकबर ने? जजिया कर का उन्मूलन किया था, अर्थात जजिया कर को समाप्त किया था। तो इसका जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा। 1575 में क्या किया था? तो इबादत खाने की स्थापना किया था। तो इसका जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? डी नंबर आपका बनेगा। और यहाँ पर है 1579। 1579 में अकबर ने मजहर की उद्घोषणा किया था। किसकी? मजहर की उद्घोषणा किया। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यहाँ पर 1582 में तो दाह साला जो सिस्टम था उसको बनाया था। तो दाह साला सिस्टम का यहाँ पर है आपका ए नंबर। तो आपका ऑप्शन क्या मिल गया है? सी, डी, बी और आपका ए। देख लेते हैं इसका जवाब यहाँ पर क्या बन सकता है। तो देखो यहाँ पर सी, डी, बी, ए ऑप्शन क्या बन गया? सी नंबर आपका देखो जवाब बन गया। ठीक है, चलिए आते अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। देखिए इसने क्या किया, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और उसके साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया। और किसने किया था? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। ये थे आपके महमूद गजनवी। याद रखिए, महमूद गजनवी एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग अपने शब्दों में देखा जाए, इनके शब्दों में, तो महमूद गजनवी अपने सिक्कों पर एक और कलमा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कलमा बोला जाता है, कलमा लिखवाया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था। यहाँ पर बताइएगा कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो हुआ किसके साथ हुआ था। यहाँ पर जवाब आ गए हैं, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 3 का बी, आपके चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। देखो बताइएगा कि प्रारंभिक जैन जो साहित्य थे ये किस भाषा में लिखे गए थे। 4 के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर आपका ए नंबर। तो याद रखिएगा ये थे आपके अर्धमगधी में। यहाँ पर दिया प्रारंभिक जैन साहित्य, ये नहीं पूछ रहा है कि जैन साहित्य। अगर सिर्फ जैन साहित्य बोलता तो हम लोग प्राकृत को बोलते। पाली में तो बौद्ध हैं, तो पाली तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये बौद्ध आपके थे पाली में। तो यहाँ पर जैन में थे प्राकृत, लेकिन दिया प्रारंभिक जैन साहित्य, तो आपके कैसे हो जाएंगे? अर्धमगधी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कह रहा है कि मनुष्य के जो शव हैं उस शव के साथ कुत्ते के जो दफनाने के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले थे। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? ये है आपके बुर्ज होम में। कहाँ पर है? तो आपके बुर्ज होम कहाँ पड़ता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपके कश्मीर प्रांत में। कहाँ पर? तो आपके कश्मीर प्रांत में बुर्ज होम पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए के भी आपके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा है या आपने पॉलिटी पढ़ा है तो याद रखिए आपको पता होगा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आपका था, है ना, अर्थात पिट्स इंडिया अधिनियम 1774, इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्यों का एक बोर्ड आपका था, है ना। और ये व्यापारिक मामलों को छोड़कर जो आपके असैनिक थे, सैनिक थे, राजस्व संबंधी मामलों को देखना, ये आपके आयोग का काम था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। यहाँ पर विनोबा भावे जो कि आपके भू आंदोलन से जाने जाते हैं, है ना, विनोबा भावे भू आंदोलन के लिए जाने जाते हैं
और याद रखिए पूछा गया है कि किस आंदोलन में भाग लेने के बाद प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। प्रथम बार ये थे आपके ऑप्शन सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि कब हुआ था 1930 में भाग लेने के कारण प्रथम बार ये गिरफ्तार आपके हुए थे। लेकिन आपसे हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनोबा भावे का संबंध किससे है, तो आपके भू आंदोलन से संबंध है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला जो बाग है नरसंहार हुआ था, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और ऐसे ही आपका पूछा भी जाता है। यहाँ पर 8 का जवाब आ गया ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि आपको पता है कि पंजाब के लोकप्रिय नेता थे कौन, डॉक्टर किचलू, और एक और थे सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर एक शांतिपूर्ण आपकी सभा आयोजित की गई थी अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। चलिए बताइएगा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया। चलिए 9 का जवाब आ गया है ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। कब, 1911 ईस्वी को ये रद्द किया गया था। आपको याद होगा कि इंग्लैंड के सम्राट थे कौन, जॉर्ज पंचम, जो कि 6 मई 1910 को ये इनके उपलक्ष्य में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके थे, लेकिन आपके कह सकते हैं दिसंबर 1911 में ये आपका कह सकते हैं रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए राजस्व बंदोबस्त हुआ था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जवाब सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है अपवाह क्षेत्र में, है ना, और अपवाह क्षेत्र जैसे ही आपका नाम आता है तो आपको जवाब देना है बी नंबर अमेजन देना है, ना कि नील नदी देना है। अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आपकी अमेजन नदी जो आपकी दक्षिण अमेरिका में आपकी है ये आपकी सबसे लंबी नदी है। अपवाह के हिसाब से देखा जाए तो अमेजन नदी बहुत ही लंबे, बहुत ही चौड़े क्षेत्र से बहने वाली और कह सकते हैं काफ़ी लंबी आपकी नदी भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नील मत लगाइएगा। ठीक है, अगर अपवाह मत नहीं लगाता तब हम लोग यहाँ पर नील लगा देते हैं। समझ गए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि प्रधान यामोत्तर जिसे ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। मतलब जो आपकी विषुवत रेखा है अर्थात कह सकते हैं ये भूमध्य रेखा है, और एक आती है कौन सी, यहाँ पर आपकी प्रधान यामोत्तर रेखा। ये दोनों जो आपकी कटान बिंदु है ये कहाँ पर दोनों आपस में जो काटते हैं कहाँ पर, तो आपके अंध महासागर में। अंध महासागर किसे बोलते हैं, तो आपके अटलांटिक महासागर में काटते हैं। अटलांटिक महासागर जिसे हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। देखो तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु ये एरिया में है, और इस एरिया में जब बारिश होती है वो कब होती है, तो आपकी सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों के हिसाब से देखेंगे तो महीना कौन सा आ रहा है, नवंबर दिसंबर में बारिश होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए कौन से सीमावर्ती हैं, 14 नंबर में जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है पंजाब। क्या पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है। हमने आपको पढ़ाया है कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल दक्षिण में, है ना। मतलब यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका पंजाब की सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं लगी है। वहीं पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो कितनी रही है। मतलब 2001 से 2011 के बीच जो आपका जनगणना हुई वो आपकी 10 वर्ष में हुई, और इस 10 वर्ष में जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही वो आपकी कितनी रही। तो याद रखिएगा डायरेक्ट फैक्ट आपको याद रखना है 20.09%। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा।
ये है आपकी उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत की, तो भारत की कितनी रही है, तो 17.07%, ये 10 की वृद्धि दर रही है आपकी पूरे भारत की, बल्कि उत्तर प्रदेश की कितनी है, 20.09 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज के नाम से जानते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी और ये कब घोषित की गई, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल 2000 में। कब, अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी, जिसे हम लोग सेज के नाम से जानते हैं, अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखो, निर्यात तो आप लोग जानते हैं, और अदृश्य मतलब होता है जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपका होता है सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है सेवाओं का निर्यात होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। याद रखिए, चालू खाते के भी दो उपभाग होते हैं, है ना, जैसे आपका दृश्य खाता और एक अदृश्य खाता। उसी प्रकार से यहाँ पर जो निर्यात होता है ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है अदृश्य निर्यात और एक होता है दृश्य निर्यात। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। देखो यहाँ पर दिया है खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, यहाँ पर 18 नंबर में क्या बनेगा, ये थी दूसरी योजना के तहत। कब हुई थी, दूसरी योजना के तहत आपकी की गई थी, आपके सांसद के खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम के तहत हुआ था 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाए कौन सा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है। ये थोड़ा सा आपका टफ लग रहा होगा, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपका है, और आपको सिलेबस में दिया भी गया है कि इकोनॉमिक्स से 5 से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। जो आपके सरकारी प्रतिभूति आपकी जमा है ना, इनमें से कह सकते हैं कि सरकारी रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है वही होता है गिल्ड एंड यहाँ पर कह सकते हैं बाजार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार के नीति आयोग, जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है। चिंतन समूह मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो नीति आयोग है ये थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, और इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का जो नीति का पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी की ओर, और याद रखिएगा ऑप्शन बी ने ऑप्शन जवाब दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सही उत्तर का चयन करना है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो यहाँ पर एडजस्ट करिए। यहाँ पर देखो सही उत्तर चयन करना है, देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। पहला पॉइंट दिया है कि सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। तो देखो सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य नहीं बन सकते हैं, ये तो आपको याद रखना है पहले ही। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है, तो ऐसा तो आपका नहीं है ना। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति पंचायती राज्य में, ये भी आपका नहीं है। लेकिन आपका जवाब 21 वर्ष वाला जवाब सही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पंचायती अर्थात जो प्रधान बनने के लिए होते हैं उनकी उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा, डी नंबर। याद रखें वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज सदस्यता के लिए ये योग्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है। चलिए बताइएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है कौन करता है। चलिए जवाब आ गया है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 22 नंबर में, यहाँ पर डी नंबर। आपकी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। याद रखिएगा जो आपके सांसद होते हैं ये लगातार अगर 60 दिन नहीं जाते हैं संसद में, लगातार पूछा है लगातार,
अगर ये 60 दिन नहीं जाते हैं तो याद रखिए ये संसद के पद से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा 60 दिन या 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जो जाना जाता है ये किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी। मतलब कह सकते हैं, इसे समझिएगा कि विधि का शासन प्रसिद्ध जो ब्रिटिश न्यायविद थे डाइसी, उनकी संकल्पना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है ना। जो विधि में लिखा गया है, जो आपके संविधान में लिखा गया है वही है और संविधान से अलग कुछ आपका नहीं है। चाहे सभी व्यक्ति चाहें कि वो पद हो या प्रतिष्ठा हो, देश हो या सम्मान हो, उसको संविधान के अनुसार या संविधान के अधीन ही रहना पड़ेगा, संविधान से बाहर नहीं जा सकता है। इसका अर्थ ये कह रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अच्छा यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है भाई, यहाँ पर देखो और भी कोई पॉइंट है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो अच्छा यहाँ पर कोटी हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि साथ में कुछ और भी पॉइंट आपके हैं। देखो यहाँ पर दिया है 24 नंबर में, इसका शक्तियों का परिसीमन आपका दिया है, विधि के समक्ष समता भी दिया गया है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी दिया गया है, और जन उत्तरदायित्व। देखो जन उत्तरदायित्व नहीं होगा, विधि के शासन में विधि के अनुसार अर्थात संविधान के अनुसार शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। मतलब 1 2 4 इसका जो ये वाला ऑप्शन आपका सी बनेगा, इसका ऑप्शन सी इसका जवाब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान है ये सर्वाधिक जो ऋणी है वो किसका ऋणी है। चलिए स्विट्जरलैंड के संविधान का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, भारत शासन अधिनियम से है या कनाडा का अधिनियम से। तो आपने देखा होगा कि देखा जाए तो पूरा संविधान का 2/3 ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा जवाब राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त होता है, रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है या एक उपकलित ऊतक है या ए और बी दोनों हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। राइट आंसर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ऐसा कौन सा जंतु है जिसके हृदय 3 कोष्ठक में बना होता है। जैसे मनुष्य का तो होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, दायां बायां नीला वगैरह है ना, तो 3 कोष्ठ वाला जो होता है ये होती है आपका मेढक। कौन सा हो जाएगा, मेढक आपका जवाब हो जाएगा डी, मेढक आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपकी किस में आता है, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है। ठीक है, एक होता है 2 अलिंद होते हैं और एक आपका निलय होता है। ठीक है, क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी अगला क्वेश्चन है, भारी जल क्या है। भारी जल जिसे हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, D2O के नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा कि जो भारी जल होता है ये मंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मंदक का कार्य करता है। जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर, उन रिएक्टरों में इसका प्रयोग करते हैं और एक शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं। घरेलू बिजली के जो तार होते हैं है ना, घर में जो आपकी वायरिंग होती है ये किस प्रकार होती है, समांतर श्रेणी में होती है या आपकी श्रेणी क्रम में होती है। तो याद रखिए घरेलू जो बिजली होती है समांतर संयोजन में होती है। किसमें, समांतर संयोजन में होती है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे फायदा क्या है, तो इससे प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभवांतर होता है समान होता है। साथ में देखा जाए तो समानांतर क्रम में संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो आपका कह सकते हैं बिजली का जो बल्ब होता है आप देखते हैं तेजी से जलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, दोनों चीज कैसे हो सकती हैं, दोनों चीज नहीं होंगे। ठीक है, अगला बताइए डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
डेसिबल किसे प्रयोग किया जाता है? डेसिबल। तो यहाँ पर आपका 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर डेसिबल होता है ध्वनि के लिए, तो आपका जवाब हो जाएगा वातावरण में ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। यहाँ पर मैथ के सवाल है, काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिया था कि मैथ को आप अलग से यहाँ पर सॉल्व करिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जैसे आपका 5/6 दिया है, 6/11 दिया है, फिर इसके बाद 2/3 दिया है, 8/9 दिया है, तो चाहे डायरेक्ट भाग देखकर निकाल सकते हैं या इसका गुणा इसमें करें और जो छोटा हो, जैसे 11×5 = 55 और 6×36। तो अगर पूछा गया है बड़ा तो आप छोटे वाले को छोड़ दीजिए, 6×36 को छोड़ दीजिए, इसे खत्म। अब आपके पास है 5 यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर कह सकते हैं 5/6 और इसका, फिर इसका गुणा करिए, फिर इसका गुण करिए, जो छोटा निकले उसका छोड़िए, या तो डायरेक्ट भाग करके कर सकते हैं। मैथ की क्लास अलग से होगी तो मैथ आप अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथ वाले टीचर जो हैं वो आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट साथ में कराएंगे और इंग्लिश का भी, ठीक है। यहाँ पर बताइए कि कामायनी के रचनाकार कौन है? कई बार आपने पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया भी है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ 37 नंबर में, 37 का ऑप्शन होता है निर्दोष होना। क्या होता है? निर्दोष होना ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि आज के दौर में कोई नेता दूध का धुला नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। बताइए, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते, तो देखो यहाँ पर जवाब मिल चुका है ऑप्शन बी कि तुम इसका दाम देते जाओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि अवधि दिया है, अनुचर नौकर दिया है, आदि अंत दिया है और अभिनय नाटक दिया गया है। अनुचित पूछा गया है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर जो समरूपी भिन्नार्थक है 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि अवधि का मतलब होता है काल, है ना, या समय, और अवधि का मतलब क्या होता है? अवध क्षेत्र की भाषा होती है। मतलब यहाँ पर जो इनके अर्थ हैं ये आपके अलग अलग निकल रहे हैं, बल्कि जो आपके तीनों ऑप्शन हैं उनके कहीं ना कहीं जो अर्थ हैं आपके एक दूसरे से क्या हैं? रिलेटेड हैं। इस कारण से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची आपने यहाँ पर बहुत बार पढ़ा है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है विधु, और शश भी होता है, चांद भी होता है, लेकिन सूत नहीं होता है। सूत नहीं होता है, याद रखिएगा। सूत का अर्थ होता है सारथी। क्या होता है? सारथी होता है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि समय श्रेणी में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाता है तो आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे टेलीग्राम देव जीके ट्रिक से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पीडीएफ भी वहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कारण से वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और समय श्रेणी में परिवर्तन होने की वजह से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है ना। कह रहा है तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। तो बताइए, यहाँ पर त्वचा दिया है बाल, और भूमि, भूमि का मतलब क्या हो जाएगा? तो भूमि का संबंध जो बनेगा वो घास से हो जाएगा। जिस प्रकार से त्वचा में बाल उगते हैं उसी प्रकार भूमि में घास उगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहे दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है या उद्योगों और वाहनों द्वारा एक हुए प्रदूषण के कारण है। बिल्कुल बात सही जवाब दिया गया है, लेकिन पॉइंट समझने की बात है दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है कि अगर ऑड इवन में, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा भी था कि ऑड इवन में गाड़ी चलाई जाएंगी तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होगा।
दूसरा दिया है कि सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो ये तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कारखाने का निर्माण नहीं होगा तो लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, केवल अनुकरण फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। चलिए यहाँ पर है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्थ, द वर्थ ऑफ टाइम। यहाँ पर 51 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है कौन? द गोल्डन बर्थ। ठीक है, कौन? द गोल्डन बर्थ, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं है। अच्छा, ये है किसके द्वारा? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रीम ब्रदर्स। क्या हैं? आपके ग्रीम ब्रदर्स इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, वहीं पर तीनों जो आपकी पुस्तकें हैं वो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम दिया गया है, और मोहिनी अट्टम जो कि आपको पता है कहाँ से है। चलिए जवाब आ गया है, ऑप्शन बी आ रहा है अट्टम। देखो जब भी कभी अट्टम नाम आ जाए, अट्टम शब्द आता है हमेशा केरल में ही मिलेगा। जब भी कोई वर्ड मिले अट्टम, वो मिलेगा केरल में। ठीक है, अगर आपसे पूछे उड़ीसा का, तो उड़ीसा का है उड़ीसी, है ना, और कर्नाटक का है यक्षगान, और तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। तो इस प्रकार से चारों ही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं शब्द आपको लगा दिया है। जरा गौर करिएगा इस प्रश्न में सही जवाब क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर है मीथेन, यहाँ पर है जलवाष्प, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन गैस होती है ये आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जाती है। मतलब आपको देखा जाए तो ऑक्सीजन से ज़्यादा आपके बॉडी में नाइट्रोजन गैस जाती है। अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगी, आपकी बॉडी बहुत हीट हो जाएगी। जैसे ही उदाहरण देखा जाए कि जब मॉर्निंग में आप वॉक करते हैं या मॉर्निंग में योगा करते हैं तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से आपके बॉडी में जाती है नाक से, तब आपको गर्माहट पैदा होती है ना, उस समय शुद्ध वायु आपकी बॉडी में जाती है। इस कारण से जो नाइट्रोजन होती है उस बॉडी को मेंटेन करती है, उसे ठंडा बनाए रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? परितंत्र के दो मूल घटक आपसे पूछा है, और मूल घटक आपके कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 54 नंबर में ऑप्शन बी जीवीय और आपके अजीव, दो आपके हैं, एक जीवीय है और एक क्या है? अजैविक। मतलब कह सकते हैं एक जैविक होता है, एक होता है अजैविक, है ना। जैविक और अजैविक इसकी रचना आपकी इससे होती है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? चलिए राजधानी से भी एक क्वेश्चन आपको बनेगा, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी इनमें से कौन सी है? 55 का ऑप्शन बनेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? मतलब कह रहा है एक ऐसा भी भूमि है जो किसी देश के अंडर में नहीं है, किसी देश की वो गुलाम नहीं है। तो ये आपकी कौन सी भूमि है? यहाँ पर 56 नंबर में ऑप्शन बी अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पर लगभग सभी देशों के शोध संस्थान हैं, लेकिन वहाँ पर अधिकार किसी का नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा में पूछा गया है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि नहीं हमने पढ़ा था और सर ने पढ़ाया था कि 12 ऐसे व्यक्ति मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा 12। अच्छा, ये जो आपका राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया है ये ली गई है कहाँ से? तो आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है क्या? आपकी राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन सा मंदिर है? यहाँ पर एलोरा में ऐसा कौन सा मंदिर है जो सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? यहाँ पर 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर या इसे कैलाशनाथ
मंदिर कहा जाता है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा एकसम मंदिर है? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित हुए त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया? आपके पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आपको मिला था करंट अफेयर से, है ना? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अजीत डोभाल। कौन है भाई? तो ये है भारत की ओर थे। कौन है? तो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं, जो कि त्रिपक्षीय वार्ता में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य दिया गया है? सत्य कथन की खोज करना है। पहला पॉइंट आपसे दिया है कि इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट दिया है कि भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है, तो ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। वहीं पर तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। तो पहला और तीसरा इसको ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। पहला और तीसरा इसका जवाब हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में एडेल ग्यू हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है? ये बताइए सबसे दानवीर भारतीय कौन सा है? आपको अगर हम पूछे, ये सबसे सरल क्वेश्चन बना दिया गया, सबसे दानवीर भारतीय कौन है। लेकिन ये जो आपकी रिपोर्ट आई है कहाँ से आई है? तो ये आपकी रिपोर्ट आई है एडेल ग्यू हुरून इंडिया की रिपोर्ट है ना। तो यहाँ पर आपका 61 का ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी। ये है आपके अजीम प्रेम जी। कौन है भाई? अजीम प्रेम जी हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, इनका नाम इसके पहले आपने सुना होगा विप्रो कंपनी। क्या सुना है आपने? विप्रो कंपनी आपने सुना है, विप्रो के संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। क्लियर हुआ? जो कि सबसे दानवीर यही आपके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 62 नंबर में देखते हैं। पहला पॉइंट आपसे दिया है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमा पर प्रहरी हैं। मतलब याद रखिएगा कि जो बीएसएफ है ये पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर में क्या रहते हैं? क्या ये क्या चीन और बॉर्डर में? ऐसा नहीं है, ये जो लगते हैं पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर लगाए जाते हैं जो आपके बीएसएफ हैं। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है? गलत हो गया। दूसरा है यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है ना। तो ये भी पॉइंट जो आपका है ये भी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसमें? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दूसरा भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आपका बचा कौन सा? यहाँ पर बचा बी। मतलब इस बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ऑप्शन यहाँ पर आप बी हो जाएगा। केवल 3 आपका जवाब सही है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर पढ़ने के मामले में देखा जाए तो बच्चे क्या है नहीं पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये करंट अफेयर जुड़े हुए हैं भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर के आपके लेवल के होंगे, ना कि पीसीएस लेवल ना तो आईएएस के लेवल के। ऐसे करंट अफेयर आपको नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है भारत ने हाल ही में आपके दिया है मिर्सम का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? कथन सत्य की ओर देखते हैं, कौन सा कथन आपका सत्य है? कह रहा है यह मध्य दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया। जो मिर्सम है ये आपकी कह सकते हैं मरसम है, या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर दिया गया है कि इस मिसाइल को डीआरडीओ ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का मिलकर डिजाइन किया है। तो ये आपका सही दिया गया है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका जवाब हो जाएगा। 2 और 3 इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए 64 नंबर आपका दिया गया है। तो
तो पहला दिया है कि CMSO-01 एक संचार उपग्रह है, पहला पॉइंट सही है। इसका प्रक्षेपण PSLV 50 मतलब 50 यान से किया गया, यह भी सही है। इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, 1 2 3 ऑप्शन डी इसका राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, कौन है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो नवनिर्वाचित मतलब अभी निर्वाचित हुए थे आपके राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देख लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्या बात इनकी सही है। तो देखो पहला पॉइंट है जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, पहला पॉइंट आपका सही है। फिर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, दूसरा पॉइंट भी सही है। वे 2009 और 2017 तक अमेरिका के 37वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, मतलब यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका सही है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर 1 2 3 आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, यहाँ पर बताइए राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं। यहाँ पर जवाब जो बनेगा कौन सा बन सकता है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 66 का बनेगा डी, हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है ये, दोबारा से यहाँ पर चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, ये है आपके भारतीय गणितज्ञ, नाम क्या है, नाम है इनका निखिल श्रीवास्तव। क्या नाम है, निखिल श्रीवास्तव है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। इनके साथ 2 लोग और थे जिनको ये पुरस्कार आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। चलिए यहाँ पर कथन इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं 68 वाले में, तो इस कथन को हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको सभी ऑप्शन दिखेंगे। कह रहा है कि यह 20वां शिखर सम्मेलन था, जी हाँ ये 20वां शिखर सम्मेलन था। दूसरा पॉइंट दिया है सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, क्योंकि इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपका दिया है ये गलत दिया है। तीसरा दिया है कि सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। तो 1 और 3 इसका जवाब सही है, और 1 3 कहाँ है, ऑप्शन आपका सी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद ने हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। देखो महापतन प्राधिकरण विधेयक, इसका उद्देश्य डायरेक्ट पूछा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। जो बंदरगाह हैं उनको और अधिक क्या कराना, यहाँ पर स्वायत्त बनाना और समुद्री क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना, ये इसका ऑप्शन था। मतलब इसका जवाब जो बनेगा वो 69 का ऑप्शन ए नंबर आपका है, केवल 1 ही इसका जवाब सही है, केवल 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किसे भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिएगा कि भारतीय हैं, है ना, कौन से भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये सम्मानित किया गया है आपके अंजलि भारद्वाज को। किसे, अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से। और याद रखिएगा कि 12 लोगों के नाम की घोषणा भी की गई थी, है ना, 12 लोगों के नाम से घोषणा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर जवाब देना है। चलिए गद्यांश में देखो दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, पूरी कहानी पढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर में कह रहा है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है, इनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 7 मई 1861 को कहाँ पर, कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ और माता का नाम था शारदा देवी था। ठीक है, उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। किसके, ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि भी थे, कहानीकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, नाटककार थे और सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी।
यहाँ पर दिया है काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियां इन्होंने दिया है। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लेकिन साहित्य प्रेमी अर्थात साहित्य से प्रेम करने के कारण रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि अर्थात डिग्री लिए वापस आ गए। और प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ जी ने किया। कब किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को इनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ भी हुआ था, है ना। जो आपके रविन्द्रनाथ जी थे, इनके उपलक्ष्य में, इनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग का आंदोलन भी हुआ था। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे बड़ी लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दिया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिमा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ और उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहा। यहाँ पर हमने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको जीके मजबूत हो चुके। अगर इस आपके गद्यांश को सिर्फ पढ़ा ही है तो इससे जीके का भी ज्ञान मिला है और आपको यहाँ पर हिंदी के भी पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखो कलकत्ता में हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा 7 मई 1861। दूसरा क्वेश्चन, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो अभी आपने पढ़ा इनके पिता थे आपके कौन? ब्रह्म समाज के नेता थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार है आपके कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटा दी? तो यहाँ पर आपको पता है कि जलियांवाला जो आपका संहार हुआ था इसके विरोध में लौटाई थी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ? तो गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार हुआ था, जो कि एशिया में इन्हें को दिया गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है आपका अगला गद्यांश, जिसमें फोन के बारे में दिया है कि मोबाइल फोन एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों से संपर्क रह सकते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं? देखते जाइएगा कि जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ सकता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी भी है वहीं पर परेशानियां को कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही लाभ हैं, लाभ अधिक हैं। बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही बात की गई है कि देखो बहुत लोग यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं। कैसे काफ़ी ऐसे संपर्क में हमारे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि सर हम मोबाइल से ही पढ़ते हैं। अच्छी बात है, मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मोबाइल का प्रयोग सिर्फ पढ़ाई में करिए तो सही है। अगर मोबाइल का प्रयोग अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो यही मोबाइल आपके जीवन को गड़बड़ बना सकता है और यही मोबाइल आपको आगे बढ़ा सकता है। आज अगर देखा जाए यूट्यूब में बहुत इतने चैनल बने हैं जो कि मोबाइल के माध्यम से ही अपने चैनल क्रिएट किए हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि अगर बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाया जाए तो क्या उनके पैर भी कांपने लगेंगे? नहीं, लेकिन फिर भी वो मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये मोबाइल ही है जो आज काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहा है और काफ़ी लोगों को नौकरी और काफ़ी लोगों को बर्बाद कर रहा है और काफ़ी जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। कैसी उपयोगिता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, ये मोबाइल कार्य का काम है। अगला दिया है, मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं पर क्या है? वहीं पर दुखद भी है। वहीं पर क्या है? दुखद भी है। अगला दिया है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? जब आप व्यस्त होते हैं तो मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, दिक्कतें आपकी आ जाती हैं। अगला पॉइंट आपसे देने वाला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। गद्यांश में पढ़ने से आपको क्या पता चला, मतलब मोबाइल फ़ोन। पूरे गद्यांश में पता चला कि मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर 79 का ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल गलत है, मोबाइल लाभ है, दोनों में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में हमें सावधानी बरतने से क्या लाभ होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो भाई अगर सावधानी बरतते हैं तो आपको मोबाइल से लाभ ही लाभ मिलेगा। आप अपने घर पे बैठे बैठे सारी दुनिया की खबरें पढ़ सकते हैं और सारी दुनिया का न्यूज़ पढ़ सकते हैं और साथ में आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मोबाइल का प्रयोग आप अच्छे कार्यों के लिए करिए। मोबाइल से अगर आप प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ नहीं हमें पढ़ना है, तो मोबाइल को साइलेंट में लगाकर ही पढ़ाई करिए जब किताब से पढ़ रहे होते हैं। मोबाइल का प्रयोग उतना ही करिए जितना ज़रूरी होता है।